निशांत अमीर घर का छोटा बेटा था जो कि शराबी था। उसकी इस आदत से मेहरा खानदान के सभी लोग परेशान हो चुके थे। निशांत के परिवार में उसका बड़ा भाई आदेश, भाभी रीमा, माँ आशा और पिता जगमोहन था। निशांत की भाभी रीमा शहर में रहने वाली एक पढ़ी लिखी लड़की थी जो कि काफी मॉडर्न थी और मॉडर्न कपड़े ही पहनती थी। निशांत अपने दोस्तों के साथ रहकर शराब के नशे में चूर रहने लगा था। उसकी इस आदत से परेशान होकर एक रोज जगमोहन कहता है, न जाने इस लड़के की शादी आखिरकार कब होगी। ना तो ये हमारा कारोबार संभाल रहा है, ना ही खुद को। पापा, आई थिंक हमें निशांत की शादी करवा देनी चाहिए। क्या पता उसके बाद वो सुधर जाए। ओह कम ऑन डार्लिंग, ऐसे ड्रिंकर लड़की से भला कौन ही शादी करेगी। अरे कोई भी मिल जाए अब तो, कम से कम इसकी शादी तो हो जाए। अब तो बहुत परेशान कर दिया है इसने हमें। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन उनके घर पंडित आता है और वो गांव की एक अनपढ़ गंवार गरीब लड़की पूनम का रिश्ता निशांत के लिए लाता है। शहर में निशांत के बारे में सबको पता था, इसलिए कोई लड़की उससे शादी नहीं करना चाहती थी। इसलिए पूनम के घर वाले उसे पसंद कर लेते हैं और ये रिश्ता पक्का कर देते हैं। फिर कुछ ही दिनों बाद उनकी शादी हो जाती है और गंवार पूनम अपने साथ लोहे का बक्सा सर पर उठाकर अपने शहरी ससुराल आ जाती है, जिसे देख उसकी मॉडर्न जेठानी उससे कहती है, ओह गॉड, ये इतना बड़ा टिन का डिब्बा क्या है पूनम? ई तो हमरे बाबा का बक्सा है। वो का है ना, नई अटैची खरीदने के लिए हमारे पास पैसे नहीं थे। इसमें हमारे कपड़े हैं। हमरे बापू गरीब है ना भौजाई जी, इसीलिए हम में ही कपड़े रख कर ले आए। बक्सा, ओह गॉड, और ये भौजाई क्या होता है? भाभी या जेठानी जी कहो हमें। नहीं नहीं नहीं, हमरे गांव में तो सब भौजाई ही कहते हैं। पूनम सीधा सीधा बात करो ना, ये कैसी भाषा बोल रही हो? हम तो ऐसे ही बोलत हैं। अब चाहे तो किसी को अच्छा लगत है या बुरा। उसकी गांव की बोली सुनकर सभी हैरान रह जाते हैं, क्योंकि उन्होंने तस्वीर देखकर ही लड़की पसंद कर ली थी। हाय, ये कैसी लड़की ब्याह कर ले आए। अब ये सोसाइटी में ऐसे मुंह खोलेगी तो सब हंसेंगे हम पर। उधर पूनम की नजर अपनी जेठानी के जीन्स टॉप पर जाती है तो वो बोलती है, हाय दैया भौजाई जी, ये आपने भाई साहब के कपड़े काहे पहन लिए? ऊपर से जीन्स भी फटी हुई है और ये ऊपर वाला कमीज तो देखो कितना छोटा है। कि छोटे बच्चे की पहन लिए का? हाउ डेयर यू गवार, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे कपड़ों के बारे में ऐसे कमेंट पास करने की? ये शहरी फैशन है गवार, इसे क्रॉप टॉप कहते हैं और ये फैशनेबल जीन्स। अरे काहे का फैशन भौजाई, ये तो जीन्स को चूहा कुतर दिया है ऐसा लागत है। आपको पता है हमरे भाई की जीन्स कभी खूटे से नीचे गिर जाती है ना तो चूहा बिल्कुल ऐसे ही काट देते हैं। ओके शट अप यू इडियट। फिर गुस्से में रीमा वहाँ से चली जाती है। अरे बाप रे, ये लाल मिर्च तो कितना तीखी है। हमरे खेत में उगाई धनों की टटनी, मतलब गोबर में भी ऐसा तीखी मिर्च नहीं उगती। और गुस्सा तो जैसे एक ही नाक पर बैठा हुआ है। हे भगवान, ये लड़की तो सच में हमारी नाक कटवाएगी। निशांत, तू जल्दी से इसे अपने कमरे में ले जा। ये यहाँ बड़बड़ाती रही ना तो मेरा बीपी ना बढ़ जाए। निशांत उसे अपने कमरे में ले जाता है। अगली सुबह पूनम ने उठते ही घर का सारा काम कर लिया तो वही मॉडर्न बहू अभी तक आराम से अपने कमरे में सो रही थी। फिर पूनम नहाकर घाघरा चोली पहनती है और पूजा पाठ करने लगती है। ये देख आशा कहती है, चलो कम से कम इतने संस्कार तो हैं इस गवार में। अच्छा बहू चल, आज तेरी पहली रसोई है, जल्दी से कुछ अच्छा सा बना दे। फिक्र ना करी सासू माई, हम फटक से कुछ बनाकर लावत है। उधर रीमा अभी भी आराम से अपने कमरे में सो रही होती है। पूनम मॉड्यूलर किचन में जाती है, लेकिन वहाँ रखा गैस चूल्हा और इंडक्शन चूल्हा देखकर वो समझ ही नहीं पाती कि वो क्या है। अरे बाप रे, इतना बड़ी रसोई और रसोई में एक चूल्हा तक नहीं है। ई का झोल है, ऊपर से ना जाने कैसी कैसी मशीन रखत हुए। हमका तो लागत है हम रसोई में ना ही बल्कि कोनो फैक्ट्री में आ गए हैं। तभी निशांत वहाँ आ जाता है तो पूनम उससे चूल्हे के बारे में पूछती है। अरे ये तो रहा चूल्हा, मेरा मतलब है गैस, ये बिजली वाली और ये सिलेंडर वाली। एक काम करो, तुम इस इंडक्शन वाले चूल्हे पर खाना बनाओ, मैं इसे ऑन कर देता हूँ। चलो अब जल्दी से कुछ बढ़िया सा बना कर ले आओ, ठीक है? निशांत वहाँ से चला जाता है। पूनम वहीं खड़े खड़े उसमें से आग निकलने का इंतजार करती है, लेकिन काफी देर तक भी जब उसमें से आग नहीं जलती तो अभी का मुसीबत है, ए में से तो आगे ना ही निकल रही, लगता है अंडो खराब हुई गवा, अभी देखती हूँ। पूनम उस इंडक्शन चूल्हे को उठाकर देखती है, फिर वो मेन वायर के अंदर उंगली डाल देती है, जिससे उसे जोर का करंट लगता है। उसकी आवाज सुनकर सभी रसोई में आते हैं तो देखते हैं कि पूनम इंडक्शन से चिपकी हुई थी। तभी जगमोहन अपनी लाठी से
जोर से इंडक्शन को मारता है और पूनम के हाथ से छुड़वाता है। हाय दैया, काहे ही भला, इसे तो हमरा पूरा भेजा ही ला गई। ओए या। अरे बताया तो था ये चूल्हा है, इस पर खाना बनाने के लिए बोला था, खुद को पकाने के लिए नहीं बोला था। इसमें बिजली का करंट रहता है। का बिजली का झटका? सत्यानाश हुई संडो का। ना बाबा ना, हमको नहीं पकाना अब इसमें कोनो खाना बना। हम तो अब खाना देसी स्टाइल में ही बनाएंगे। कुछ देर बाद रीमा भी वहाँ आती है तो ये देख खूब गुस्सा होती है। उफ, जब इस गवार को ये चलाना नहीं आता तो उस गवार को इसमें बनाने को क्यों कहा? सारे इंडक्शन चूल्हे का सत्यानाश कर दिया। उधर पूनम आंगन में जाकर चूल्हा बनाकर तैयार करती है और उसमें सबके लिए खाना बनाने लगती है। कुछ देर बाद वो सबको खाना परोसती है। सभी डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ जाते हैं। पूनम खुद जमीन पर खाने बैठ जाती है। अरे बहू, ये क्या, तुम नीचे क्यों बैठ गई? यहाँ ऊपर बैठकर खाओ। नहीं माँ जी, हमको तो शुरू से ही जमीन पर बैठकर खाना खाने की आदत है। वो का है ना, हम गरीब परिवार से हैं और हमरे माँ बापू गांव में जमीन पर बैठकर खाना खा रहे होंगे तो फिर हम टेबल पर बैठकर कैसे खा सकते हैं? और जमीन पर बैठकर खाए का मजा ही अलग है। उसकी ये बात सुनकर सबकी आंखें नम हो गई और उन सब ने भी पूनम के साथ जमीन पर बैठकर खाना खाने का निश्चय किया। सभी लोग जमीन पर बैठ गए, लेकिन जब बात आई रीमा की तो शॉर्ट निकर में वो अनकंफर्टेबल फील करने लगी। का हुआ भौजाई, आप भी बैठो ना हम सबके साथ। आप समझ आई। देखा भौजाई, आज आपके इन मॉडर्न कपड़ों ने आपको अपने परिवार के साथ खाने से भी रोक दिया। यही से तो कहते हैं भारतीय कपड़ा हर जगह जचता। उसकी ये बात सुनकर रीमा को शर्म आ गई। वो जल्दी से गई और सूट सलवार पहन कर आई। अब उसने भी मर्यादा में रहकर कपड़े पहनने शुरू कर दिए। पूनम के देसी अंदाज में जहाँ वो सभी ढल गए तो वहीं उन्होंने धीरे धीरे पूनम को भी कुछ शहरी तौर तरीके सिखा दिए। अब पूनम भी सूट सलवार और साड़ी पहनने लगी। मुंबई शहर में राजरानी अपने 3 बेटों के साथ रहती थी। राजरानी का सबसे बड़ा बेटा धीरज एक बैंक में सरकारी कर्मचारी था, जबकि मंझला बेटा पुनीत और सबसे छोटा बेटा आरव बेरोजगार थे। राजरानी का परिवार शहर के नामी परिवारों में आता था। धीरज की शादी शहर की ही एक मॉडर्न लड़की एकता से हुई थी, जबकि पुनीत और आरव अभी कंवारे थे। सासू माँ, आज मेरी फ्रेंड्स घर पर किटी पार्टी के लिए आ रही हैं, तो मैं पार्लर जा रही हूँ तैयार होने के लिए। अच्छा, लेकिन तुमने तो मुझसे इस बारे में पूछा ही नहीं। अब क्या मुझे पार्टी करने के लिए भी आपसे परमिशन लेनी होगी माँ जी? ओहो, अच्छा ठीक है, तू जा, घर का काम मैं देख लूंगी। इसीलिए तो मैं आपसे कह रही हूँ कि मेरे दोनों देवरों की शादी आप करवा दीजिए। आखिर मैं भी कब तक अकेली इस घर की जिम्मेदारियों को उठाती रहूंगी? उनकी शादी हो जाएगी तो मुझे भी थोड़ा आराम मिल जाएगा। अरे बहू, शादी तो उन नालायकों की मैं करवा दूं, पर उन दोनों निकम्मों से शादी आखिर करेगा कौन? शहर की कोई लड़की तो निकम्मों से शादी करने से रही, तो माँ जी फिर गांव की कोई लड़कियां ले आइए। अगर शहर की लड़की के चक्कर में रही तो ऐसा ना हो कि दोनों देवरों की उम्र ढल जाए और गांव की लड़की भी ना मिले फिर उन्हें। तुम सही कह रही हो बहू, अब भले ही मुझे गांव की लड़कियों को ही बहू क्यों न बनाना पड़े, लेकिन अब मैं उन दोनों की शादी करके ही रहूंगी। अगले दिन ही राजरानी अपने पंडित को बुलाती है और अपने दोनों बेटों के लिए लड़की ढूंढने के लिए कहती है। कुछ ही दिनों में पंडित एक ही गांव की 2 लड़कियों रेशमा और कोमल का रिश्ता लेकर आता है। दोनों ही लड़कियां दिखने में खूबसूरत थी, इसलिए उनकी फोटो देखकर राजरानी झट से शादी के लिए हाँ कर देती है और फिर 2 महीने के अंदर ही उन दोनों को अपनी बहू बनाकर घर ले आती है। राजरानी उनकी आरती उतारते हुए कहती है, हमारे घर में दोनों नई बहुओं का स्वागत है। अब अपने पैर से कलश गिराकर गृह प्रवेश करो बहू रानी। आज से ये घर हमारे साथ साथ तुम्हारा भी है। अरे मोरी मैया, ये तो कितना बड़ा घर है। इतना बड़ा तो अपने गांव का पंचायत घर भी नहीं है। क्यों री कोमल, सही कहा ना हमने? 100% सच कहा दीदी। हमको तो ऐसा लागत है जैसे मैं खुली आंखों से कौनो सपना देख रही हूँ। उन दोनों को इतना खुश देखकर एकता और राजरानी खुश हो जाती हैं, लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनके घर आई ये गांव की बहुएं आगे क्या क्या कारनामे दिखाएंगी। अरे मोरी मैया, ये अलमारी यहाँ रखी हुई है। हम तो सारे घर में इसे ढूंढ रहे थे, पर पता नहीं ये जेठानी जी ने इसमें इतनी सारी सब्जियां और फल काहे रखे हैं। रेशमा जल्दी से उसमें से सारा सामान निकालती है और अपने सारे कपड़े उसमें रख देती है। अरे बहू, ये तुम क्या कर रही हो? माँ जी, हम अपने कपड़े अलमारी में लगा रहे हैं। लेकिन मंझली बहू, ये अलमारी नहीं फ्रिज है। फ्रिज वो का बीमारी है।
बहू, इसमें कपड़े नहीं बल्कि फल, सब्जियां, दूध और पीने का ठंडा पानी रखा जाता है। अरे मोरी मैया, तभी ने तो हम कहे कि ये ठंडी और लाइट वाली अलमारी तो हम पहली बार देखे हैं। उधर कोमल अपने हाथ में फूलों की माला लेकर इंग्लिश टॉयलेट पर चढ़ाते हुए उसके आगे हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती है। तभी एकता उसके पास आती है और कहती है, अरे कोमल, ये तुम क्या कर रही हो? तुमको दिखता ना है का जेठानी जी, हम इसको प्रणाम कर रहे हैं। तुम पागल हो गई हो क्या? भला टॉयलेट को कोई हार पहनाकर उसको प्रणाम करता है क्या? आप नहीं जानती जेठानी जी, हमरे पूरे गांव में टॉयलेट नहीं है। हमको तो संडास के लिए रात में भी जंगल जाना पड़ता था। हमरे लिए तो ये बड़ी ही कमाल की चीज है जेठानी जी। तुम सचमुच में गांव की गवार हो। हाय मोरी मैया, इन सामानों में तो कितनी धूल मिट्टी जमा है। लागत है सासू माँ और जेठानी जी इसकी बिल्कुल भी सफाई नहीं रखती हैं। हमारी जेठानी को तो खुद की पुताई करने से ही फुर्सत कहाँ है जो इन सब पर ध्यान दे। अब हम इसको ऐसा चमकाएंगी कि सबकी आँख खुली की खुली रह जाएगी। हाँ, इतना कहकर रेशमा वो सारा सामान उठाकर बाथरूम में ले जाती है और वॉशिंग मशीन में पानी डालकर धोने के लिए डाल देती है। तभी उसमें से जोर जोर की आवाज आने लगती है। हाय मोरी मैया, लागत है भूकंप आने वाला है। हमको जल्दी से जाकर टेबल के नीचे छुप जाना चाहिए, नहीं तो कहीं ये घर हमरे ऊपर ही ना गिर जाए। रेशमा जल्दी से जाकर टेबल के नीचे छुप जाती है। तभी मशीन की आवाज सुनकर राजरानी वहाँ आती है। ये मशीन इतनी जोर से आवाज क्यों कर रही है? राजरानी भागकर वॉशिंग मशीन के पास जाती है और उसे बंद कर देती है। हे भगवान, ये हो क्या रहा है इस घर में? फ्रिज में कपड़े रखे जा रहे हैं, मशीन में लैपटॉप धुल रहा है, टॉयलेट को माला पहनाई जा रही है। ओफो, पता नहीं क्या होगा मेरे इस घर का। राजरानी रेशमा को आवाज लगाती है और कहती है, रेशमा बहू। जी सासू माँ, हम यहाँ छुपे हैं इस टेबल के नीचे। लेकिन तुम वहाँ क्यों छुपी हुई हो? सासू माँ, भूकंप आए वाला है, आप भी हमरे साथ छुप जाओ, नहीं तो ये भूकंप कहीं आपको भी ना ले डूबे। कोई भूकंप नहीं आ रहा है, जल्दी से टेबल के नीचे से बाहर आओ। क्या हुआ? भूकंप चला गया क्या? तभी वहाँ एकता और कोमल भी आ जाती हैं और राजरानी उनको सारी बात बताती है। अरे तुम दोनों गवार हो क्या? तुम दोनों की वजह से हमारा लाखों का नुकसान हो गया। हे भगवान, पता नहीं कहाँ से ये गवार हमारे पल्ले पड़ गई। मैंने सोचा था घर में 2 बहू और आ जाएंगी तो मेरी सारी सिरदर्दी खत्म हो जाएगी, लेकिन मुझे क्या पता कि गांव की गवार से अपनी बेटों की शादी करने के बाद मेरी सिरदर्दी और बढ़ जाएगी। अपनी सास और जेठानी के ताने सुनकर कोमल और रेशमा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। साथ ही उन्हें अपने किए पर पछतावा भी होता है। कोमल रोते हुए अपनी सास से कहती है, सासू माँ, हम दोनों गांव से आई है। हमरे पूरे गांव में कौनों के घर ही सब सामान नहीं है, इसे हमको नहीं पता कि इनका इस्तेमाल कैसे करना है। हमने ये सब जानबूझ के नहीं किया, हमको माफ कर दीजिए। जेठानी जी, सासू माँ, हम गांव से आई है तो शहर के तौर तरीके सीखने में हमको थोड़ा समय तो लगेगा ना, अनजाने में ही सही, पर हमसे लाखों का नुकसान तो हुआ है ना, उसके लिए हमको बहुत शर्मिंदगी है। अगर आप हमें शहर के तौर तरीके सिखा देंगी तो हम सब अच्छे से कर पाएंगे। उन दोनों की बातें सुनकर एकता और राजरानी को उन पर दया आ जाती है और उन्हें भी इस बात का एहसास होता है कि इसमें उनकी गलती नहीं है। तुम दोनों भी मुझे माफ कर दो, मैं समझ ही नहीं पाई कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। अब से तुम्हारी ये बड़ी बहन अपनी दोनों छोटी बहनों को शहर के सभी तौर तरीके सिखाएगी। हम ही पागल थे जो बिना तुम्हें कुछ समझाए ही तुम पर चिल्लाते रहे। अब से हम मिलकर तुम दोनों को शहर के सभी तौर तरीके समझाएंगे। कुछ ही दिनों में उन दोनों के पहनावे से लेकर उनकी बोली तक और काम में काफी बदलाव आ जाता है और वो दोनों जल्द ही सही सलीके से काम करना सीख जाती हैं।